अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने आईसीटी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के इस सब्जेक्ट के अंदर अपने नए लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था और हम कमांड लाइन इंटरफेस तक हमने आके इसको स्टॉप किया और हमने यहाँ तक चीज़ों को देखा था कि व्हाट इज़ कमांड लाइन एंड व्हाट इज़ जीयूआई एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप वी विल मूव टू द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर अपना एंड किया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो ये कि बेटा आप लोगों का अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आप लोगों के लेवल के हिसाब से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज दी गई हैं। एक्चुअली दिस सर्विसेज जो हैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, वो आपको किस तरीके से फैसिलिटेट करता है। सर्विसेज का मतलब ये होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं वो टेक्निकली वो यहाँ पे राइट नहीं की गई, क्योंकि आप लोगों के लेवल के लिए उनको समझना और अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बेटा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड देन हमने स्टोरेज डिवाइसेस, इन चीज़ों को देखा। तो उन्होंने ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज यहाँ पे आपको कोई 7 एक सर्विसेज नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू योर कोर्स कि जो चीज़ हम पीछे पढ़ के आए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिगार्डिंग है, और इन चीज़ों के ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में शामिल है। तो आप लोगों ने इसको इंटरनेट से या किसी और बुक वगैरह से सर्च नहीं करना। उसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि आपकी बुक में ये चीज़ें, आपकी बुक में वैसे ये नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपली जो मैं यानी कि यहाँ पे आपको पढ़ा दूं तो उन चीज़ों से आपको ये क्लियर हो जाएंगी। सही है। बाहर या किसी बुक से आप जहाँ से भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज सर्च करेंगे तो वो आपको डिफरेंट यानी कि दिखाएगा। फॉर एग्जांपल हम अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ये नहीं, हमने ओपन किया, ट्यूटोरियल पॉइंट में हम चले गए। तो ये देखें, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, ये यानी कि जो जब ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट आपको चौथे पांचवें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा तो बेटा ये उस सब्जेक्ट के हवाले से जो टेक्निकल चीजें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं। लेकिन यहाँ चूंकि आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट एज एन इंट्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है, तो इस लेवल तक के लिए बेटा आपको ये बेसिक सी बातें उसने बताई हैं। मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हम पेंट ओपन कर लेते हैं और एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करता है जी? रनिंग अ प्रोग्राम। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल से समझाने वाली कोई बात नहीं है। हमने बार बार ये बात की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है जी। इंटरफेस किसके दरमियान है? यूजर और कंप्यूटर के दरमियान। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइक एन स्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्टेज एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए कि हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इसके ऊपर इंस्टॉल करें, और उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरफेस है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो इसकी तमाम एक्टिविटीज को यानी कि इमेजिन करता है, हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करवाता है, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट शो करवाता है। मींस के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लाइक एन स्टेज, लाइक एन प्लेटफॉर्म, जहां पे हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम एपीआईज को क्या कहते हैं जी? एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है। एन एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है ना जी। तो हम क्या करते हैं अपने डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे देखें विंडो के ऊपर हमने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया होता है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, या हम कोरल ड्रॉ यानी कि इंस्टॉल कर लेते हैं फॉर राइटिंग के लिए, या कोई पिक्चर एडिटिंग के लिए, या एडोब फोटोशॉप। तो वो सारे के सारे क्या है बेटा? हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं किसके ऊपर? अपनी विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस है। ठीक है। वो हम दोनों चीजों के लिए स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर के लिए और दूसरा बेटा हार्डवेयर के लिए। ठीक है। हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें ना तो इंस्टॉल कर सकते हैं और ना उसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज एन स्टेज प्रोवाइडिंग बोथ ऑफ
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यानी कि इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं और इसको रन करते हैं। इसकी थ्योरी बेटा इस टॉपिक की आप लोगों ने जो है वो खुद ब खुद आपकी बुक के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर से आपने ले लेनी है। फर्स्ट पॉइंट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली सर्विस को देखा जी, जो आपको वो देता है वो है रनिंग का प्रोग्राम, वो हमें क्लियर है। सेविंग द कंटेंट ऑफ फाइल टू अ डिस्क, कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक फाइल ओपन की, जैसे अभी ये देखें, मैंने अगर ये फाइल है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, जैसे मैं आपको अभी लेक्चर नोट्स यहाँ पे, यानी कि ये फाइल मैंने किस लिए ओपन किया जी, कि यहाँ पे हम कुछ ड्रा कर सकें और ग्राफिकल, यानी कि लाइक का व्हाइट बोर्ड मैंने इसको यूज किया है कि आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती तो हम इसका सहारा लेके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी यानी कि चीजें लाइनें ड्रा कर देता हूँ, कोई डायग्राम्स बनाता हूँ, कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, किस चीज के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना ये वाली फाइल अपनी डिस्क के ऊपर सेव कर दूं, सही है। तो अब ये जो मेरा प्रोग्राम इस वक्त बेटा जी रन हो रहा है, इसको मैं कहता हूं पेंट। पेंट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है जो क्या करता है, मुझे डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, मुझे डिफरेंट ग्राफिक्स बनाने के लिए जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसकी फाइल सेव करनी है कहां पे बेटा, हार्ड डिस्क पे। अब बात को समझिएगा, अब अगर आप गौर करें तो हार्ड डिस्क, ये आपकी हार्ड डिस्क आ गई। हार्ड डिस्क इज एन हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है ना ये, जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब हम सेव क्या करना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने खोला हुआ है जिसका नाम क्या है, पेंट। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा है जिसका नाम क्या है, पेंट। अब पेंट एप्लीकेशन का डाटा जी हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं कहाँ पे, अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर। अब मसला ये है कि हमने कम्युनिकेट करना है किसके साथ, हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ जिसका नाम है हार्ड डिस्क। तो उसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दरमियान में हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम रन किसकी हेल्प से हो रहा है, ओएस की मदद से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि भाई यू रन एंड परफॉर्म द यूजर टास्क, ओके। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम हम क्या कहेंगे, जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करने के बाद हम इसको सेव की कमांड देंगे तो एक सिग्नल जाएगा, एक इंटरप्ट टक्कर होगी किसको, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि अच्छा ये जो प्रोग्राम चल रहा था इस वक्त, एप्लीकेशन प्रोग्राम ये पेंट, ये अपनी एक फाइल को सेव करना चाह रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर जनाबे वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करेगा कि आप हार्ड डिस्क को एक्सेस करें और हार्ड डिस्क के किसी खास पोर्शन के अंदर अपनी फाइल को सेव करवा दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन, ये दूसरी सर्विसेज भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि अगर हमने किसी फाइल, एक कंटेंट या कोई भी फाइल कंटेंट का क्या मतलब है कि पहले से फाइल बनी हुई थी, उसके अंदर हमने कुछ एडिटिंग की, फिर दोबारा से उसको अपडेट कर दिया और न्यू फाइल भी हम बना के सेव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फाइल की न्यू पेंट की न्यू फाइल बनाई हुई है, इसको भी हम सेव कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस नंबर 2। 3 देखिए, रीडिंग कंटेंट्स ऑफ फाइल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब C++ के प्रोग्राम में अगर आपने फाइल रीडिंग की हो, ठीक है ना, या हम उसकी एग्जांपल नहीं लेते, इज इट पॉसिबल कि आप लोग फाइल रीडिंग तक ना हो। आप ये एग्जांपल ले लें कि आपके पास डाटा पड़ा हुआ है कोई भी हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है। अब हार्ड डिस्क से डाटा, सिंपली ये जो है ना डाटा रिट्राइविंग की एग्जांपल है, ये डाटा स्टोरेज की थी कि हमने हार्ड डिस्क के ऊपर कोई डाटा रखना है, सेविंग करना है, कंटेंट सेव करने हैं। ये डाटा रीडिंग की है, फाइल्स का तो सिर्फ उसने एक सहारा लिया है। इन जनरल अगर हम बात करें तो ये डाटा रीडिंग और राइटिंग है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में डाटा आपका सेव था, वही फाइल जो पेंट की हमने पहले लिखी थी वो हमने यहाँ पे सेव कर रखी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, ठीक है। एक्सेस करके वहां पे पड़ा हुआ जो डाटा है उसको लेकर आना है, ठीक है। अब उसकी मदद हमें किसके पास से गुजरना पड़ेगा, हमें सबसे पहले प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा, वो रैम में आएगा, रैम से फिर वो कहाँ जाएगा, सीपीयू लेगा, सीपीयू फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो जहां से डाटा पड़ा होगा वहां से डाटा एक्सेस होगा। इस तरह के कुछ यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने पढ़े थे पहले, जो हम प्रोसेसिंग साइकिल पढ़ चुके हैं। बेसिकली रैम जो है, सीपीयू डाटा किससे लेता है, रैम से लेता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और रैम किससे लेती है, फिर अगर रैम में भी डाटा नहीं होता तो हार्ड डिस्क। सबसे पहले हार्ड डिस्क से डाटे को रैम के अंदर लाया जाता है, डाटा इसके अंदर मौजूद होता है। अगर ना हो तो फिर दोबारा से रिक्वेस्ट जाती है और यहाँ से डाटा लेके आ जाता है। लेकिन ये सारे काम
कि यहाँ से डाटा लाया गया, यहाँ से रखा गया। हमने ये भी चीजें देखी थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है स्केड्यूलर। ठीक है, अभी आपके लिए सिर्फ इसका नाम और इसका काम, ये दो चीजें जानना है जरूरी है। ना तो ये आपके सिलेबस में है, ना ही आपको इसकी तैयारी करनी है। स्केड्यूलर बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जो डिफरेंट प्रोसेसेस के डाटा को यहाँ से हार्ड डिस्क के रैम में लेके आता है, रैम से सीपीयू तक पहुंचाता है, और जब वो डाटा यहाँ से फ्री हो जाता है सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद, तो दोबारा उसे लाके हार्ड डिस्क में रखता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जिसे हम स्केड्यूलर कहते हैं। ठीक है, इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म स्केड्यूलर। उन सब के अपने अपने काम हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि रैम से सीपीयू तक जाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर काम करता है, हार्ड डिस्क से रैम तक डाटा लाने के लिए लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, एंड हार्ड डिस्क से दोबारा रैम से दोबारा स्वैप आउट करके डाटा हार्ड डिस्क में रखने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है बेटा, हमारे पास जो है वो मीडियम टर्म स्केड्यूलर को यूज करते हैं। तो इस तरह की कुछ कहानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डाटा रिट्राइविंग एंड डाटा सेविंग ऑन हार्ड डिस्क ऑन एनी स्टोरेज मीडिया की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। रीडिंग डॉक्यूमेंट टू पॉइंटर, सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू प्रिंटर। सही है। फॉर एग्जांपल अब देखें, प्रिंटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस। प्रिंटर क्या है, ये फॉर एग्जांपल आपका जी प्रिंटर पड़ा हुआ है। सही है, ये आपका प्रिंटर पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, प्रिंट लेना है। सही है। अब आप, हो सकता है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो सकता है आप कोई टेक्स्ट फाइल प्रिंट करना चाहते हो सकता है आप कोई यहाँ से, ये देखें ना, ये पेंट वाली फाइल ही प्रिंट करना चाहते हैं। फाइल पे गए, आपने कहा जी मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ, ये देखें यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। वो आपसे पूछेगा प्रिंट पेज, ये वो यानी कि कोई भी चीज आप प्रिंट कर सकते हैं ना। मीन्स के डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो इस चीज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रिंटर हमें यूज करना है। AP1, AP2, AP3, ये 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, AP1 में हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास नोटपैड ले लें आप। ठीक है जी। और AP2 में हमारे पास क्या हो सकता है, यही हमारा पेंट ले सकते हैं आप, पेंट की यानी कि इस पेज का भी हम प्रिंट ले सकते हैं इसका। ठीक है जी। AP3 क्या हो सकता है, आपका MS वर्ड हो सकता है, आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ये आपके बेटा सारे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं। अब आपको एक्सेस करना है कंप्यूटर सिस्टम के एक रिसोर्स को, एक हार्डवेयर डिवाइस को, जिसका नाम है आपके पास प्रिंटर। तो अब आप इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो बेटा मिड, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम के तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि भाई आई नीड अ प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि प्रिंटर जो है वो मसरूफ तो नहीं है, यानी कि वो पहले किसी जॉब को, पहले किसी उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहा। अगर तो कर रहा है तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्यू मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं प्रिंट क्यू। ठीक है जी। प्रिंट क्यू आपने देखा होगा, अगर किसी ने प्रिंटर पे कभी प्रिंट निकाले हैं तो अगर आप एक से ज्यादा पेजेस लगा दें तो वो क्या होते हैं, उसी तरतीब से प्रिंट होते हैं जिस तरतीब से आपने लगाए होते हैं। क्यों, या एक से ज्यादा लोग अगर एट द सेम टाइम पेज प्रिंट करने की रिक्वेस्ट भेजें तो जिस बंदे की रिक्वेस्ट पहले होती है पहले उसके पेज प्रिंट होते हैं, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। या यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि ये तीनों एपीआईज, तीनों एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अगर एट द सेम टाइम प्रिंट की रिक्वेस्ट सेंड कर दें तो पहले फर्स्ट की रिक्वेस्ट फुलफिल की जाएगी, फिर सेकंड की जाएगी, फिर थर्ड की जाएगी, देन फिर आपके पास जो है वो क्या होगा, प्रिंटर साइमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हैं और इस चीज को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। तो बेटा ये सर्विसेज भी आपको कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। कि अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स यूज करना है, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ करेगा तो यू विल यूज दिस, नहीं करेगा तो यू आर नॉट कैपेबल टू डू दिस। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल मूव टू द आवर नेक्स्ट सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइडिंग रिसोर्स दैट लेट यू कॉपी और मूव डाटा। ठीक है जी। अब आपको ये क्या करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कि आप डाटे को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे एमएस ऑफिस में आप क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये क्या करता है, अगर आप किसी टेक्स्ट को कट कर लेते हैं तो ये आपके पास रिजर्व रखता है अपनी किसी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के। तो वो सारी मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है बेटा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। कि अगर आपने कोई टेक्स्ट कट किया है तो वो उसको आपकी स्टैक या कैशे के अंदर रखता है, ताकि अगर दोबारा से आप उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहें तो आप नंबर ऑफ टाइम्स के लिए
जाहिर सी बात है ना बेटा, वो टेक्स्ट किसी मेमोरी में रखेगा ना। ओके, एलोकेटिंग रैम टू रनिंग प्रोग्राम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिगार्डिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। कि अब देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, हमें ये जो बात प्रीवियस लेक्चर और हमारे प्रीवियस कोर्स या प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमें ये बात पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी प्रोसेस जो है, कोई भी काम जो है, कोई भी प्रोसेस उस वक्त तक नहीं होता कंप्यूटर में जब तक कि वो रैम में लोड नहीं होता। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है स्केड्यूलर, जो ये काम करता है। स्केड्यूलर या इसे कुछ लोग शेड्यूलर भी कहते हैं, वो एज पर रिक्वायरमेंट। इसका सिर्फ अभी आपको मैंने एक नाम और फंक्शनलिटी बता दी है, इससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। प्रोसेस रैम में लोड नहीं होता, लोड करता कौन है? एक इसकी एक टाइप होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है जी, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो क्या करता है आपके प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठाता है और रैम के अंदर लोड करता है। अब वो कहता है कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक प्रोसेस जो क्रिएट हुआ है वो आपकी हार्ड डिस्क में होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास बेटा एक क्यू होती है जिसे हम कहते हैं जॉब क्यू। ठीक है, जॉब बेसिकली प्रोसेस को ही कह रहा होता है वो। ठीक है, जॉब क्यू में वो प्रोसेस पड़े होते हैं जो कि क्रिएट होने के लिए तैयार, जिनको जरूरत होती है कि उनको रैम में जगह असाइन की जाए और वो चलना स्टार्ट करें, क्योंकि यूजर की रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, अब जॉब क्यू से उसे उठाता कौन है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ले जाकर उसे रैम के, आपको ये भी पता है कि रैम के अंदर डाटा फ्रेम्स की सूरत में, और फ्रेम्स के अंदर डाटा पेजेस की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी है? इस लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर की, कि ये देखेगा कौन सा प्रोसेस उठाऊं और इसको जाके रैम के किस फ्रेम में लोड करूं, या जगह फ्री है या नहीं है, वेट करूं, लोड करूं, ना करूं, ये सारे फैसले कौन करता है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट्स क्लियर दैट कि ये सर्विसेज भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। नाउ लास्ट ऑफ द वन, रिकॉग्नाइजिंग की स्ट्रोक्स और माउस क्लिक्स। तो ये बात भी आपको पता है, कीबोर्ड कंट्रोलर के अंदर आपने ये सारी बात पढ़ी हुई है कि कैसे वो की प्रेस इवेंट को हैंडल करता है। की प्रेस होती है तो फिर क्या होता है, माउस क्लिक होता है तो फिर क्या होता है। ये सारी बातें भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम वहां पे भी पढ़ चुके थे कि जैसे की प्रेस होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है कीबोर्ड कंट्रोलर, जो क्या करता है, उस की को डिटेक्ट करने के बाद उसकी आस्की वैल्यू जनरेट करता है। आस्की वैल्यू वो किसको देता है? बफर में रख देता है। बफर से आगे वो किसको देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रांसलेट करके, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देन अंडरले आर्किटेक्चर पे रन कर देता है। तो ये सारी बातें हमारे पास प्रीवियस इस पॉइंट से जो है प्रीवियस हम पढ़ी हुई हैं। तो बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सर्विसेज हैं, आपने इंटरनेट से इस टॉपिक को सर्च नहीं करना, उसकी वजह सिर्फ यही है जो मैंने आपको बता दी है कि ये एक्चुअली जो फंक्शनैलिटी के एतबार से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज बनती हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं है, क्योंकि आपका लेवल नहीं है। आप अभी पहले सेमेस्टर में, तो जब आपको ये सब्जेक्ट ऑफिशियली आपका 5वें सेमेस्टर में स्पेशल सब्जेक्ट आएगा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां फिर आपको वो वाली सर्विसेज पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, मेन आइडिया सारा मैंने आपको दे दिया, तो आप लोगों ने काइंडली इसकी जो थ्योरी है इन पॉइंट्स की, इनको आपने अपनी बुक में से ही जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना है। ये डिफरेंट टॉपिक से आपको मिल जाएगी। रनिंग प्रोग्राम्स, यहां से यानी कि हम आपकी बुक में ये टॉपिक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द यूजर्स। ठीक है, कंसिस्टेंट इंटरफेस का मतलब क्या है? इट इज आल्सो इंटरफेस बिटवीन दोज प्रोग्राम्स एंड अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रिंटर एंड अनदर programs write computer programs with built-in instructions called system call, request services from the operating system, they are known, calls become a programs and so on। आप इसको यहाँ से रीड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बेटा हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में एक बात कर रहे थे। वो बात क्या थी कि जी हमारे पास एक रिसोर्स है प्रिंटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रिंटर, और हमारे कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम है हमारा एक, जिसे हम API 1 कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसे पेंट ही कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरा एक पेंट यानी कि पेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो इस वक्त मैं रन कर रहा हूं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और इसको क्या करना है, इसको अपनी एक फाइल को प्रिंट करवाना है यूज करके, किसको? प्रिंटर को यूज करके। अब एक्चुअली ये प्रोसेस होता कैसे है उस चीज को हम देखने लगे। ठीक है, कि मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन सपोर्टेड
system calls provide consistent access to OS feature. ओके देखते हैं जी कैसे हम सॉरी ये बेटा एक्चुअली होता यह है कि सिस्टम कॉल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है, एक सॉफ्टवेयर है कि अगर ऑपरेटिंग किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स की जरूरत है, जैसे अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में आपके इस एप्लीकेशन प्रोग्राम पेंट एप्लीकेशन को जरूरत है किसकी, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स प्रिंटर की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट मेड करेगा किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मिस्टर आई नीड अ प्रिंटर। तो वो रिक्वेस्ट बेटा जिस मैकेनिज्म के थ्रू, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू की जाती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, एग्जिट सिस्टम कॉल होती है, टर्मिनेट सिस्टम, फॉर्क सिस्टम कॉल। उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट इन सिलेबस, ये आप इंशाल्लाह अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहां पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स की जरूरत हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है। तो बेटा रिक्वेस्ट करने के लिए जिस कंपोनेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम के वो यूज करता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। इट्स द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कॉल सेंड करता है। उस कॉल से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाता है कि सिस्टम के अंदर इस वक्त फलां एप्लीकेशन प्रोग्राम को फलां रिसोर्स की जरूरत है, या एप्लीकेशन प्रोग्राम 1 पेंट को जरूरत है प्रिंटर 1 की। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको पता लगता है, वो चेक करता है कि अगर वो फ्री होता है तो उसे कहता है कि मिस्टर यू एंटर दिस, परमिशन दे देता है। नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी जॉब यानी कि इसका प्रोसेस, इसका जो पेज है इससे ले लेता है, लेके वो प्रिंट क्यू में रखवा देता है। जैसे प्रिंटर फ्री होता है फिर वो इसको प्रिंट करने की इजाजत दे देता है। तो इस तरीके से बेटा कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस को एक्सेस करना चाहे वो पहले रिक्वेस्ट करता है, देन उसे सर्विसेज जो हैं वो एलोकेट की जाती हैं। शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम्स, ये भी एक बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर भी इसके एग्जाम ये रनिंग का प्रोग्राम के बाद जो है शेयरिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारी जो है वो मैनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस let you move chunk of data from one place to another. For example, you may want to copy a chart of from spreadsheet program and then copy in document word pressings. तो ये उसने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि आप कॉपी पेस्ट कट इस तरीके से मूव कर सकते हैं इनसाइड एप्लीकेशन। और दूसरी चीज है फाइल शेयरिंग आउटसाइड एप्लीकेशन, ठीक है। इनसाइड एप्लीकेशन ये है कि आपने एक लोकल एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आप MS ऑफिस वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड के अंदर ही आपने क्या किया है, आपने वर्ड के अंदर आपने जैसे आप वर्ड ओपन करते हैं, अब वर्ड में आप पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड में आप कट कॉपी पेस्ट ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, एप्लीकेशन इनसाइड। ये ईमेल, नॉलेज बेसिस, न्यूग्राफ्स, ये सब चीजें क्या है आउटसाइड एप्लीकेशन के। अगर आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आपको किसी को मेल सेंड करनी है, किसी को मैसेज सेंड करना है, तो यू आर कैपेबल टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर्स, दैट आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ब्राउजर क्या होते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज देते हैं इंटरनेट को यूज करने के लिए। तो ये चीजें भी हमारे पास क्लियर हो गई कि रनिंग प्रोग्राम्स की फैसिलिटी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है किस सूरत में कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं। तो हर प्रोग्राम क्या करता है, सिस्टम कॉल्स को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सिस्टम कॉल को देखते हुए उस कॉल के अगेंस्ट उसको सर्विसेज क्या कर देता है जी, प्रोवाइड कर देता है। कंसिस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है ओएस के फीचर्स के, सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि ओएस के रिसोर्सेज पे भी। जैसे अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंप्यूटर सिस्टम का एक रिसोर्स यूज किया, कौन सा, प्रिंटर, हमारे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ने। आगे है बेटा जी आपके पास मैनेजिंग हार्डवेयर प्रोग्राम नीड टू एक्सेस हार्डवेयर इंटरप्ट CPU is stopped, hardware device is access, device driver control the hardware। अब हमने एक फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फैसिलिटी, एक यानी कि फंक्शनैलिटी पढ़ी थी कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब हार्डवेयर को ये किस लेवल पे कंट्रोल करता है, यहाँ पे इसने इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट भी दिया है। नाउ वी विल चेक दिस डायग्राम।
अब इस डायग्राम को गौर से समझते हैं जी। वो कहते हैं कि व्हेन यू क्लिक ऑन अ फोल्डर, जब एक फोल्डर पे आप क्लिक करते हैं, द ओएस इंटरप्ट द एक्शन एज द कमांड लिस्ट। सेकंड स्टेप के दौरान सेंड एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू सीपीयू व्हेन double the CPU passes any other processing and check with the C to see what new processing job is being requested. ठीक है, फिर क्या करता है, the OS tell the CPU to go to the disk drive and retrieve the name of files and the folders. Okay, CPU retrieve the names of files in the folder. The OS interrupt the list of file names, return from the disk drive and display it on the screen. The folder content are now shown on the screen. अच्छा, हमें कहानी कितनी सिंपल लगती है कि हमें एक विंडो का एक फोल्डर है, जैसे लाइक हमारी ड्राइव्स के अंदर फोल्डर होते हैं, ये फोल्डर है, हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वो ओपन हो गया। ठीक है, हमें तो यही लग रहा है ना, क्योंकि हमारे पास हमारा सीपीयू 10 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो हमें इसके बैकएंड की कहानी बताना चाहता है कि भाई जब तुमने कोई हार्डवेयर डिवाइस, फॉर एग्जांपल यूएसबी, अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट की, फिर क्या हुआ, या कोई इंटरनल रिसोर्स किसी फोल्डर को एक्सेस किया, तो फिर क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम तो नहीं कर रहा था ना। आप इस वक्त देखें, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो है वो मेरे पास ये एप्लीकेशन प्रोग्राम पावर पॉइंट भी खुला हुआ है, पीडीएफ रीडर भी खुला हुआ है, पेंट एप्लीकेशन भी, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यानी कि काम कर रहा है एट द सेम टाइम। लेकिन इस काम के दौरान ही मैंने अचानक से माई कंप्यूटर खोला और एक फोल्डर ओपन कर लिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मैनेजिंग हार्डवेयर लेवल पे इसको कैसे वो मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है इस डायग्राम के अंदर। इसमें अब हमारे पास उसने एक टास्क है, जो जैसे जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फोल्डर ओपन करना है और इसमें से हमने डिफरेंट फाइल को एक्सेस करना है। उसने टास्क को 7 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर आप लोग गौर करें तो ये वही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको डिटेल के साथ चीजें बताई हैं कि डाटा सबसे पहले रैम में कैसे आता है, उसके बाद सीपीयू के पास जाता है, देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कैसे पहुंचता है। तो ये सारी बेसिक्स जो है हम प्री टाइम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस टाइम ऑफ रिवीजन। वो कहता है कि व्हेन यू क्लिक ऑन अ फोल्डर द ओएस इंटरप्ट द एक्शन एज अ कमांड टू लिस्ट द फाइल एंड फोल्डर्स। कि जैसे ही जब आप किसी फोल्डर को डबल क्लिक करते हैं और यू वांट टू ओपन अ फोल्डर एंड एक्सेस फाइल्स ऑफ दिस फोल्डर, कि आप किसी फोल्डर को क्लिक करते हैं और उसके अंदर पड़े हुए डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या होता है, सम टाइप ऑफ इंटरप्ट अकर। ठीक है जी, इंटरप्ट के बारे में हम ये चीज देखते हैं कि इंटरप्ट एक सिग्नल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, सही है, एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है। ठीक है जी, पर्सन 1 अपनी कोई बात कर रहा था, तो पर्सन 2 ने क्या किया, उसको टोक दिया, तो हम कहेंगे कि पर्सन 2 ने पर्सन 1 को क्या किया, इंटरप्ट किया। इंटरप्ट का मतलब कि सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, सम काइंड ऑफ चेंज। कंप्यूटर की टर्म में अगर हम देखेंगे तो इंटरप्ट मींस सम काइंड ऑफ चेंज हैज बीन अकर्ड। ठीक है, तो जैसे ही चेंज स्टेट आएगी तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटरप्ट अकर होगी। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, स्टेप 1 में बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जैसे ही आप करेंगे डबल क्लिक, वैसे ही सिस्टम में एक इंटरप्ट अकर होगी। ठीक है जी, इंटरप्ट द एक्शन एट द कमांड टू लिस्ट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। और ये इंटरप्ट इसे कौन हैंडल करेगा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है बच्चे ISR, इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो कि जब भी इंटरप्ट अक्कर होती है तो ये वाला पार्ट उसको रिसीव करता है। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप की इंटरप्ट है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये भेजता है इसके पास, इंटरप्ट हैंडलर के पास। इंटरप्ट हैंडलर के पास इस इंटरप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन मौजूद होता है, और वो इस इंटरप्ट को हैंडल करके, डील करके, सॉल्व करके प्रॉब्लम को, इशू को, रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता है। ये सारे वर्ड जो हैं ये इसके लिए यूज होते हैं। द ओएस सेंड एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू सीपीयू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि सीपीयू जो काम कर रहा था, रेगुलर जो प्रोसेसिंग हो रही थी सिस्टम के अंदर, पहले जो प्रोसेस चल रहा था, इट्स ओके, सीपीयू उसमें बिजी था। अब कहानी क्या है, कहानी ये होगी कि ये इसको करेगा सिग्नल सेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के, भाई बात सुनो, 1 मिनट, ये इधर एक चेंज हुआ है, इसको आप इमेजिन कर लें, सिस्टम के अंदर ये एक चेंज अकर हो रहा है, कोई फाइल सेव हो रही है या किसी फोल्डर को एक्सेस किया जा रहा है, तो प्लीज अपनी तवज्जो थोड़ी सी इधर भी मरकूज करें कि ये बंदा डी ड्राइव के फोल्डर क्यू को ओपन करके उसमें से डिफरेंट फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है।
तो प्लीज यू कैन सी दिस, आप इस एक्टिविटी को देखें, इसको इमेजिन करें, इसको काउंट डाउन करें, ठीक है जी। व्हेन दिस डबल सीपीयू पासेस एनी अदर प्रोसेसिंग, तो सीपीयू क्या करेगा, एक लम्हे के लिए, वो लम्हा कैसा हो सकता है बेटा, वो कोई सेकंड नहीं होगा, कोई नैनो सेकंड नहीं होगा, कोई पिको सेकंड नहीं होगा, वो पिको सेकंड का भी कोई हजारवां हिस्सा टाइम का होगा, जिस लम्हे के लिए वो सीपीयू अपने तमाम एग्जीक्यूशन टास्क को छोड़कर किसको देखेगा, जो इंटरप्ट अक्कर हुई है, और वो उसको हैंडल करेगा, देन वो उसको अपने प्रोसेस के साथ शामिल करेगा। तो ये टाइम कितना है, ये टाइम सिर्फ बेटा इतना ही है कि जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर में जाते हैं, एक फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो फोल्डर खुल के आपके सामने आ जाता है, बस ये इतना ही टाइम लगता है, आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि सीपीयू आपकी सोच से कहीं ज्यादा फास्ट है। फिर क्या होता है जी, द ओएस टेल द सीपीयू टू गो द डिस्क ड्राइव एंड रिट्रीव द डाटा। अब रिक्वेस्ट क्या थी कि हमने फोल्डर से डाटा रीड करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर बताता है किसको, सीपीयू को, कि भाई डिस्क ड्राइव के फला एड्रेस पे जाओ, वहां पे डाटा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब वो डाटा जो है वो रैम में तो लोड नहीं था, क्योंकि वो प्रोसेस तो है नहीं, प्रोसेस बन गया रैम में, उसका एड्रेस जनरेट है, रैम में होते हैं फिजिकल एड्रेस। अच्छा, अब वो सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेसेस, होगा इसमें, इस प्रोसेस में क्या होगा, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस क्रिएट करेगा, यहाँ पे आएगा, ये लॉजिकल एड्रेस जो है ये फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से हार्ड डिस्क की लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, जहाँ पे वो फोल्डर पड़ा होगा उसको ओपन करेगा, उसके अंदर जो फाइल है वो आपको दिखा देगा। ये लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके ये सिलेबस में भी नहीं है, वैसे भी लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में होगी। तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ये बात बताई है कि यहाँ पे काम बेसिकली स्टेप में क्या होता है कि एक काम उसने आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये होता है कि सीपीयू अपने लॉजिकल एड्रेस क्रिएट करता है, लॉजिकल एड्रेस फिर यहाँ पे आता है, जब मेमोरी में और फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट होता है, फिर सीपीयू यहाँ से डाटा फेच करना शुरू कर देता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ दिस रिजल्ट सीपीयू कभी भी डायरेक्ट हार्ड डिस्क से डाटा फेच नहीं करता, सीपीयू सिर्फ एड्रेस जनरेट कर देता है, उस एड्रेस से फिर डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। जस्ट द फोल्डर कंटेंट नाउ द शोन ऑन द स्क्रीन, सॉरी स्टेप नंबर 6 ये था हमारा, द ओएस इंटरसेप्ट द लिस्ट ऑफ नेम्स, जैसे ही एड्रेस मिला आप मेमोरी लोकेशन पे पहुंच गए, उसके अंदर आपको सारे उसकी फाइल्स फोल्डर मिल गई, और वो 7वें स्टेप में उसने आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा दी। तो ये थी जी इस डायग्राम की एक सिंपल सी कहानी, कि जिसने आपको सिर्फ उसने ये बताया है कि अगर आप इस फोल्डर के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे, इस फोल्डर के ऊपर सिंगल एक की फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे, तो उसके ओपन होने तक की कहानी सारी ये है, ठीक है, कि वो इन स्टेप से गुजरकर आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन आपको, क्योंकि नाउ द डे सिस्टम इज वेरी फास्ट, अभी भी आप अगर किसी हल्के पुराने पेंटियम 4 सिस्टम को ऑन करें तो वो 15-20 मिनट तक तो बेचारा स्टेबल ही नहीं हो पाता। अगर आप फौरन से किसी फोल्डर पे क्लिक कर दें तो ऊपर सर्चिंग बार में स्लिम चलना शुरू हो जाती है, और वो बड़ी देर से फोल्डर ओपन करता है, और फिर वो फोल्डर खुलता है, फिर उसके अंदर कंटेंट्स आते हैं, यानी कि वो सीपीयू स्लो थे। लेकिन आजकल तो बस क्लिक करने की देर है, तो थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थाउजेंड ऑफ जो है वो वर्क्स जो हैं वो सिंगल क्लिक में हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपकी ये डायग्राम। अब इस डायग्राम के बाद हम ये देखते हैं जी कि प्रोसेसिंग इंटरप्ट्स, ये यहाँ पे उसने आपकी बुक के अंदर जो मैंने आपको अभी इंटरप्ट की सारी वर्किंग बताई है, वो इस आपकी बुक के अंदर है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट टू यूज मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस, कीप ट्रैक ऑफ विच प्रोग्राम्स हैव एक्सेस टू विच डिवाइसेस एंड कोऑर्डिनेट्स everything hardware does not, so various activities do not overlap causing the computer to become a confusion, stop working। ये सब चीजें जो है उसने इंटरप्ट के बारे में यहाँ पे लिखी हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे इंटरप्ट्स ना होती, इंटरप्ट्स का ये रोल है कि वो आपके हार्डवेयर के अंदर से ओवरलैप और कंफ्लिक्ट काजिंग को खत्म करता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द इंटरप्ट्स रिक्वेस्ट, ठीक है जी, टू हेल्प द सीपीयू कोऑर्डिनेट प्रोसेसेस, ठीक है। ये किसके लिए होता है, सीपीयू को हेल्प करती है इंटरप्ट्स, कि आपने कब किस प्रोसेस को यानी कि एग्जीक्यूट करना है और कब किस प्रोसेस को अपने सिस्टम डोमेन में से लीव करना है। तो ये जो है वो इंटरप्ट की डिटेल हम सारी फिगर से भी सारी कर चुके हैं, यहाँ से हमने पढ़ भी ली है, तो आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना है। वर्किंग विद डिवाइस ड्राइवर्स, दिस इज एन अनदर थिंग, दिस इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, इसका जिक्र आपकी स्लाइड्स में भी यहाँ पे किया गया है।
ड्राइवर कंट्रोल द हार्डवेयर। देखिए कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पास होती हैं जिसके डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। जैसे किसी ज़माने में हमारे पास टच मॉनिटर्स होते थे और उनके डिवाइस ड्राइवर्स होते थे कि अगर आपके उसके ड्राइवर अटैच नहीं करते तो उस मॉनिटर का टच काम नहीं करता था। यहाँ अगर हम प्रेजेंट की बात कर लें तो प्रेजेंट जो हमारे पास प्रिंटर्स डिवाइसेस ऐसी हैं कि अगर हमारे पास प्रिंटर के ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल ना हो तो हमारा क्या हो रहा होता है जी, प्रिंटर नहीं चल रहा होता। वैसे आजकल आप लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो इसलिए आपको डिवाइस ड्राइवर्स का इतना मसला नहीं आता और ना ही आपका डिवाइस ड्राइवर से मसला पड़ता है। अगर कोई यानी कि प्री कंप्यूटर यूजर है तो वो पहले कंप्यूटर जो होते थे पीसीज उनके जब विंडो करते थे तो ये साउंड ऑप्शन जो यहाँ पे विंडो में होता है ये अनेबल नहीं होता था और ये काम नहीं करता था। तो फिर हमारे पास उसका हम क्या करते थे कि उसके साउंड ड्राइवर्स करते थे, कंपैटिबिलिटी ड्राइवर्स। एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने आईसीटी लैब फर्स्ट में जो मैंने आपको काम करवाए तो आपको पता है कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं जो आपके हार्डवेयर को ऑपरेटेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और स्पेशल डिवाइसेस के स्पेशल ड्राइवर्स होते हैं। तो इस चीज ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्हेंसमेंट में आता है। बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड द इन्हेंसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर कंट्रोल। ठीक है, मैनेजिंग हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन तरीकों से हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है हमने देखा है इंटरप्ट से, एंड फिर उससे पहले हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था किससे, सिस्टम कॉल से। ये है आपस में कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की सिस्टम कॉल के जरिए से होती है। देन हमने देख रहे हैं मैनेजिंग हार्डवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है डिफरेंट कंपोनेंट से जिसमें हमारे पास इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन और इंटरप्ट हैंडलर। एंड देन हमने फिर देखा डिवाइस ड्राइवर कंट्रोल के डिवाइस ड्राइवर भी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ इसकी कुछ यानी कि उसने एग्जांपल आपको दी हैं, डिटेल दी है, तो डिटेल आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोई इशू हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। Exchanging an OS with utility software, operating system are designed to let you to do most of tasks you normally would want computer। अच्छा जी, अब है OS enhancement कि इसकी enhancement के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ चीजें ऐसी हैं जो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मजीद जो है वो इन्हेंसमेंट की तरफ ले जाती हैं। बेसिकली ये इस स्लाइड से शुरू होगा। हमें ये ऑर्गेनाइजिंग फाइल, आपको पता है कि ऑर्गेनाइज फाइल स्टोरेज, लॉन्ग फाइल नेम्स, फोल्डर नेम कैन क्रिएटेड एंड नेस्टेड एंड ऑल स्टोरेज डिवाइसेस वर्क कंसिस्टेंटली। ये सब चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं तो आप इसको बुक से देखेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएंगी। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इनहेंसिंग एन ओएस यूटिलिटीज प्रोवाइड सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड विद ओएस। ठीक है, अब यूटिलिटीज क्या होती हैं? कुछ सॉफ्टवेयर देखें ऐसे होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होते। जैसे उसने लिखा कि प्रोवाइड द सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड विद ओएस, फायरवॉल, एंटीवायरस एंड कंप्रेशन। देखें ये सारे क्या हैं, फायरवॉल्स क्या है, एंटीवायरस क्या है, एंड कंप्रेशन क्या है। अब देखें विंडो के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो आपको पैकेज में मिलती हैं जिन्हें आप ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि जी ये हमारा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं है। अगर नॉर्मली हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास इसका कोर कर्नल होता है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन अगर आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर देखें तो विंडो जब इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसा कि हमारे पास कह सकते हैं आप कैमरा, ठीक है, ये क्या है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। या जिसकी एग्जांपल उसने आपको दी है विंडोज डिफेंडर, यानी कि जो विंडो का एंटीवायरस होता है, वो क्या चीजें हैं, इनहेंसिंग एन ओएस के ओएस को इनहेंस करने के लिए कुछ पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर आपको साथ दिया जाता है, उसको कहते हैं यूटिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो यूटिलिटीज क्या करती हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करती हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कैमरा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर एप्लीकेशन हमारे उसका पार्ट नहीं है। ये सारी क्या हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट आपको एज अ पैकेज प्रोवाइड कर देता है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये यूज किस लिए होती हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी को इनहेंस करने के लिए, यूजर इंटरेक्शन को इनहेंस करने के लिए, कि यूजर के जो मेन यानी कि मेजर डेली टू डेली टास्क हैं उन तमाम एप्लीकेशंस उसको विंडो से मिल जाएं, उसको और अलहदा से जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करनी पड़े। तो प्रोवाइड सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड विद ओएस, ठीक है जी। फायरवॉल, एंटीवायरस एंड कंप्रेशन, डिफरेंट इसमें सर्विसेज हैं जी, आपको एंटीवायरसेस, फायरवॉल्स एंड जैसा कैलकुलेटर्स, कैमरास, डिफरेंट यूटिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि ओएस एनहांस करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की उसने आपको दी है कुछ मिसालें, ये मैकफ्री एक एंटीवायरस है, नॉर्टन एक एंटीवायरस है, मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली, इसको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। फाइंड ब्लॉक्स, वैसे एक चीज मैंने आपको क्लास में बताई थी कि ये जितने भी एंटीवायरस हैं
ये किसी हद तक तो आपका वायरस रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली अगर आप कहें कि हर वायरस को हर एंटीवायरस रिमूव कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इफेक्ट यही होता है आपके पास कि जो बंदा आपका वायरस बनाता है वही एंटीवायरस बनाता है। जिस बंदे को वायरस का नहीं पता वो बंदा उसका एंटीवायरस नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये भी एक हकीकत है कि जो बंदा वायरस बनाता है वही बंदा उसका एंटीवायरस डिजाइन कर देता है। ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो एक क्रॉशियल यूटिलिटी है, फाइंड ब्लॉक्स एंड रिमूव वायरसेस। वो क्या करता है, हमें वायरसेस को फाइंड करता है, उनको रिमूव करता है। इसको हमें अपडेट करना चाहिए रेगुलरली। मैकफ्री एंड नॉर्टन, इन तमाम एंटीवायरस का फायदा बेटा उस वक्त है सॉरी तबीयत थोड़ा अपसेट है। एंटीवायरस का सबका फायदा आपको उस वक्त है बेटा जब आपके पास अपडेटेड वर्जन हो, जब आपके पास लेटेस्ट वर्जन हो या आपने परचेज वर्जन हो, तो फिर फायदा है। अदरवाइज आप कोई भी एंटीवायरस यूज करने की जरूरत नहीं है। अब विंडोज 10 का बहुत अच्छा एंटीवायरस आपको उसमें बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया गया है। एंटीवायरस के बाद आपके पास बेटा फायरवॉल है। आपकी बुक के अंदर इन तमाम चीजों की रिलेशन मौजूद है। were designed to let you most of tasks you normally would want to with a computer, such as managing files, loading programs। वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि बट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर constantly creating new programs called utilities that enhance the extended operating system। ठीक है जी, उन्होंने एक यूटिलिटीज डेवलपर्स ने डेवलप करके कुछ आपको दे दी जिसने क्या किया, इनहेंस और एक्सटेंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटीज, जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम की पावर को इंक्रीज कर दिया कि जब आपकी विंडो के अंदर ये सारी की सारी एप्लीकेशन कुछ बिल्ट इन आ गई जिससे सारे बेसिक काम किए जा सकते हैं, तो आपको वो सारी के सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे दे दी। आप वीडियो एडिटिंग के लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन आपकी विंडोज 10 के अंदर होता है आपका वीडियो एडिटर। ठीक है, ये आपकी विंडोज 10 का वीडियो एडिटर है। आप यहाँ से आप जो है इसकी दो वीडियोस को कट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उसके बाद आप स्प्लिट कर सकते हो, वीडियो की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, सारा यूजेज यानी कि आप इस एडिटर में। अब हमें इसका पता ही नहीं है, ये हमारी विंडो के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। हम क्या करते हैं, हम पेड सॉफ्टवेयर कर करके एक तो स्पेस जाया करते हैं, दूसरा कंप्यूटर हैवी हो जाता है, कंप्यूटर के ऊपर बर्डन चला जाता है। तीसरी बात यह है कि हमारा जो है वो बेस्ट हमारी नहीं होती। बैकअप यूटिलिटीज, एंटीवायरस, वो कहते हैं कि यूर ISP एंड मोस्ट corporation employs specialized computer on their internet connection that are dedicated to examining and blocking traffic coming from the going to the internet, such a computer is called firewall। ठीक है, वो कहते हैं कि ISPs का जो क्लाउड, ये फायरवॉल जो है ना, ये आपका रिगार्डिंग टू इंटरनेट सिक्योरिटी होता है। ठीक है, एंड कंप्यूटर एंटीवायरस जो है वो आपका कंप्यूटर इनसाइड सिक्योरिटी है। फायरवॉल बेसिकली आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी है। कैसे, वो कहते हैं कि योर ISPs कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एंड द मोस्ट कॉर्पोरेशंस एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स ऑन देयर इंटरनेट कनेक्शन। ये एक स्पेशलाइज किस्म के कंप्यूटर्स, या आप कह सकते हैं एक फायरवॉल। ठीक है, वॉल लाइक ये एक दीवार होती है, दैट आर डेडिकेटेड टू एग्जामिनिंग, जो क्या एग्जामाइन करती है, ब्लॉकिंग ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू इंटरनेट। ठीक है, examining and blocking traffic coming from and going to the internet, कि वो सिर्फ ट्रैफिक एनालिसिस करता है। समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत सारे बग्स, बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो इंटरनेट से बहुत सारी वेबसाइट से आ रहे होते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि आप उनको ओपन करते हैं तो इंटरनेट से वायरस आ रहा होता है। तो फायरवॉल्स क्या करती हैं, ये आपकी उस ट्रैफिक को इमेजिन करती हैं कि ये जो ट्रैफिक इंटरनेट से आ रही है ये रूटीन से हटके है, इसके ट्रैफिक एनालिसिस, वो एनालिसिस करता है कि ट्रैफिक में कोई इश्यू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन तो नहीं है। इस तरह की चीजें जो है फायरवॉल, मजीद आप इस फायरवॉल को एक्सप्लोर करेंगे, इसको देखेंगे, इसमें कोई इश्यू होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली एक टेक्निकल नेटवर्क्स का टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए और इसकी बेसिक फंक्शनलिटी का पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन वाइल अ फायरवॉल, ये फायरवॉल से रिलेटेड है। स्क्रीन सेवर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बनाती है, एनहेंस करती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज को और फंक्शनलिटीज को। नाउ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6A हमारा एंड हो चुका है। इस एक्सरसाइजेस को देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको हम देखेंगे और इसी के साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 6 क्या होता है जी, एंड हो जाता है। आपने इन चीजों को देखना है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।
मेहनत करें, इस चीज को देखें। कोई भी आपको इश्यू आए व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई सेशन अरेंज करके हम लोग मीट पे इसको डिस्कस कर लेंगे आफ्टर विंटर वेकेशन। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।